कल्पना कीजिए एक एनजीओ भारत के किसी दूर दराज गांव में स्कूल बना रहा है। दूसरा एनजीओ पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चला रहा है। तीसरा मानवाधिकारों की बात कर रहा है। इन सबके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लेकिन ये पैसा भारत से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी दानदाताओं से। अब सवाल ये है, अगर विदेशी पैसा भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने लगे तो देश की संप्रभुता का क्या होगा? और यही वह सवाल है जिसने भारत में एक ऐसा कानून पैदा किया जिसके नाम से आज भी एनजीओ सेक्टर, एक्टिविटिस्ट, धार्मिक संस्थाएं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन तक प्रभावित होते हैं। और उस कानून का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, सरकार विदेशी पैसे से इतनी चिंतित क्यों है? आज भारत में अगर कोई संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो सिर्फ दान मिल जाना काफी नहीं है। सरकार की अनुमति चाहिए, नियमों का पालन करना पड़ता है, हर रुपए का हिसाब देना पड़ता है और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो लाइसेंस रद्द हो सकता है, खाते फ्रीज हो सकते हैं, पूरे संगठन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ वित्तीय निगरानी है या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा खेल छिपा है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि एफसीआरए आखिर बना क्यों, किससे डर था, किसे फायदा हुआ और क्यों यह कानून भारत के सबसे विवादास्पद कानून में से एक बन चुका है। क्योंकि इसकी कहानी किसी एनजीओ से नहीं, सीधे कोल्ड वार से शुरू होती है। साल था 1970 का दशक। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यह सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं था, यह था इन्फ्लुएंस का युद्ध। देशों को हथियार से नहीं बल्कि विचारों, संगठनों और पैसों के जरिए भी प्रभावित किया जा रहा था। भारत तब एक उभरती हुई लोकतांत्रिक शक्ति था। सरकार को चिंता होने लगी कि कहीं विदेशी फंडिंग के माध्यम से राजनीतिक दलों, मीडिया, सामाजिक संगठनों या प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रभावित न किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में 1976 में पहली बार एफसीए लाया गया। इसका उद्देश्य था विदेशी योगदान की निगरानी और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह कानून अगले कई दशकों तक भारत के सबसे शक्तिशाली नियामक हथियारों में बदल जाएगा। लेकिन असली बदलाव 1976 में नहीं बल्कि 2010 में आया। समय बदल चुका था, इंटरनेट आ चुका था, ग्लोबलाइजेशन दुनिया को जोड़ चुका था और भारत में विदेशी फंडिंग का आकार तेजी से बढ़ रहा था। सरकार के अनुसार पुराना कानून नई परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए 2010 में नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। इस कानून का घोषित उद्देश्य था फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। इसके तहत एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटीज और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग की सख्त व्यवस्था बनाई गई। सरकार का तर्क था, विदेशी पैसा स्वीकार करना गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग पारदर्शी होना चाहिए। यहीं तक कहानी सीधी लगती है, लेकिन इसके बाद शुरू होता है सबसे बड़ा विवाद। एक तरफ सरकार कहती है एफसीआरए पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ कई एनजीओ, एक्टिविटिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती है यह कानून नागरिक समाज की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। यानी एक ही कानून और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक पक्ष कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा कहता है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। और जब ये दोनों टकराते हैं तो शुरू होता है एक ऐसा संघर्ष जिसने भारत में हजारों संगठनों की किस्मत बदल दी। लेकिन आगे जो हुआ वह इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हजारों लाइसेंस क्यों रद्द हुए, कौन बने विजेता और कौन बने सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले, और 2020 के संशोधनों ने पूरे खेल को कैसे बदल दिया। अब तक सवाल था कि एफसीआरए क्यों बनाया गया, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि भारत में विदेशी फंडिंग का आकार कितना बड़ा हो चुका है। हजारों एनजीओज, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल फाउंडेशंस विदेशों से फंड प्राप्त कर रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या लगातार बढ़ी और हजारों संस्थाएं एफसीआरए के तहत पंजीकृत थी। सरकार का तर्क था कि जब इतना विशाल धन देश में आ रहा हो तो यह जानना जरूरी है कि पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ और उसका अंतिम प्रभाव किस पर पड़ा। यहीं से शुरू हुई निगरानी की नई परत। लेकिन जांच में जो सामने आया उसने सरकार को और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 2014 के बाद एफसीआरए भारत की सबसे चर्चित कानूनी व्यवस्था में से एक बन गया। सरकार ने बड़े पैमाने पर एफसीआरए अनुपालन की समीक्षा शुरू की। कई संस्थाओं पर आरोप लगा कि उन्होंने आवश्यक रिटर्न दाखिल नहीं किए, कुछ पर वित्तीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा, कुछ पर फंड के उपयोग को लेकर प्रश्न उठे। इसके बाद हजारों एफसीआरए पंजीकरण रद्द या समाप्त किए गए।
विभिन्न वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कार्यवाही के बाद सक्रिय एफसीआरए पंजीकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने इसे कंप्लायंस ड्राइव कहा, लेकिन आलोचकों ने इसे रेगुलेटरी क्रैकडाउन का नाम दिया। एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग व्याख्याएं। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एनजीओ भी इस बहस में शामिल हो गए। कुछ मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। विदेशी फंडिंग, पर्यावरण आंदोलन, मानवाधिकार अभियान और सार्वजनिक नीतियों पर प्रभाव को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। सरकार का कहना था कि विदेशी धन का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रीय हितों, सार्वजनिक व्यवस्था या विकास परियोजना को प्रभावित करे। एफसीआरए का आधिकारिक उद्देश्य भी राष्ट्रीय हितों की रक्षा, विदेशी योगदान के नियमन से जुड़ा है। दूसरी तरफ नागरिक समाज समूह का तर्क था कि सरकार को जवाबदेह बनाना लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है। अब बहस केवल पैसों की नहीं रह गई थी, यह बहस बन चुकी थी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता। और फिर आया 2020 जब एफसीआरए में ऐसा बदलाव हुआ जिसने पूरे सेक्टर को हिला दिया। साल 2020 भारत सरकार ने एफसीआरए में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इन संशोधनों में कुछ बड़े परिवर्तन शामिल थे। पहला, विदेशी योगदान को एक एफसीआरए नामित बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त करने की अनिवार्यता। दूसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अन्य संस्थाओं को ट्रांसफर करने पर रोक। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव की सीमा को और सख्त करना। और चौथा, पहचान सत्यापन संबंधी अतिरिक्त प्रावधान। सरकार का कहना था कि इससे पारदर्शिता और ट्रैकिंग बेहतर होगी, लेकिन एनजीओ सेक्टर के कई लोगों ने कहा कि इससे छोटे संगठनों के लिए काम करना कठिन हो जाएगा। क्या यह बदलाव भ्रष्टाचार रोकने के लिए थे या नियंत्रण बढ़ाने के लिए? जवाब इतना सरल नहीं है। अब देश दो विचारधाराओं में बंट चुका था। एक पक्ष कह रहा था विदेशी धन पर कड़ी निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत है। दूसरा पक्ष कह रहा था बहुत ज्यादा नियंत्रण नागरिक समाज को कमजोर कर सकता है। और इसी टकराव के बीच एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो आज भी अनुत्तरित है। क्या विदेशी फंडिंग विकास को मजबूत करती है, या क्या वह धीरे धीरे किसी देश की नीतियों और सोच को प्रभावित कर सकती है? विदेशी फंडिंग से कौन जीतता है, सरकार, एनजीओ, दानदाता या आम नागरिक? और दुनिया के दूसरे देशों में ऐसे कानून कैसे काम करते हैं? जब एफसीआरए की आलोचना होती है तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या दुनिया में सिर्फ भारत ही विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करता है? सुनने में यह सही सवाल लगता है, लेकिन जवाब काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है। अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा है। ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम है। कई लोकतांत्रिक देशों ने विदेशी प्रभाव और विदेशी वित्तपोषण को ट्रैक करने के लिए कानून बनाए हैं। मतलब बहस यह नहीं है कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित किया जाए या नहीं, असली बहस यह है कितना नियंत्रण उचित है। लेकिन अगर सभी देशों ने नियम बनाए हैं तो फिर भारत को लेकर इतना विवाद क्यों है? अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए किसी गांव में शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, कई महिलाओं के लिए स्वास्थ्य अभियान चल रहा है, कहीं बाढ़ राहत पहुंचाई जा रही है, कहीं आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से अनेक परियोजनाएं वर्षों से विदेशी दानदाताओं के सहयोग से संचालित होती रही हैं। एनजीओ सेक्टर का तर्क है कि विदेशी योगदान केवल पैसा नहीं, बल्कि विशेषज्ञता, तकनीकी सहायता और सामाजिक विकास के अवसर भी साथ लाता है। उनका कहना है कि अत्यधिक प्रबंध छोटे संगठनों के लिए संसाधन जुटाना कठिन बना सकते हैं। यहीं से टकराव और गहरा हो जाता है। लेकिन सरकार का जवाब इससे भी मजबूत दिखाई देता है। सरकार एक बहुत सीधा सवाल पूछती है, यदि कोई विदेशी संस्था किसी देश में पैसा भेज रही है तो क्या उस पैसे के पीछे केवल परोपकार है या कोई दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है? एफसीआरए का मूल उद्देश्य यही है कि विदेशी धन का उपयोग ऐसी गतिविधियों में ना हो जो राष्ट्रीय हित, लोकतांत्रिक संस्थाओं, सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता को प्रभावित करे। सरकार का कहना है पारदर्शिता से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर धन वैध है और उसका उपयोग घोषित उद्देश्यों के लिए हो रहा है तो नियमों का पालन भी होना चाहिए। यही वह तर्क है जिसने एफसीआरए को राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचों में स्थापित किया। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि एफसीआरए की पूरी बहस पैसे को लेकर है, लेकिन गहराई से देखने पर तस्वीर अलग दिखती है। यह संघर्ष अक्सर तीन चीजों के बीच दिखाई देता है: सोवरेनिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिविल सोसाइटी फ्रीडम। यानी असली लड़ाई केवल विदेशों से आने वाले धन की नहीं है, असली लड़ाई यह तय करने की है कि लोकतंत्र में प्रभाव की सीमाएं क्या हो, कौन बोल सकता है, किसे वित्तपोषित किया जा सकता है और किस बिंदु पर बाहरी सहायता बाहरी प्रभाव में बदल सकती है। यही वह प्रश्न है जिसका कोई सार्वभौमिक उत्तर आज भी मौजूद नहीं है। और इसी वजह से एफसीआरए सिर्फ केवल कानून नहीं
बल्कि एक विचारधारात्मक युद्ध क्षेत्र बन गया है। तो अब तक हमने देखा कानून कैसे बना, क्यों सख्त हुआ, क्यों विवाद हुआ और क्यों दोनों पक्ष खुद को सही मानते हैं। लेकिन अंतिम सवाल अभी भी बाकी है, क्या भविष्य में एफसीआरए और सख्त होगा या तकनीक इसकी जगह एक नई निगरानी प्रणाली को लेकर आएगी? इसका असर भारत के लोकतंत्र पर क्या होगा? 2030 तक विदेशी फंडिंग की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है और शायद एफसीआरए भी। लेकिन उस भविष्य में भारत जीतेगा या पीछे रह जाएगा? हर बड़े कानून की तरह एफसीआरए ने भी भारत को बदल दिया है। लेकिन सवाल है कैसे? सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो विदेशी फंडिंग की निगरानी पहले से अधिक मजबूत हुई है। फंड्स की ट्रैकिंग बढ़ी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हुई, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सख्त हुई। एफसीआरए का घोषित उद्देश्य विदेशी योगदान की पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ को नए नियमों के अनुरूप खुद को पुनर्गठित करना पड़ा, यानी एफसीआरए ने पूरे सोशल सेक्टर का ऑपरेटिंग मॉडल बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं, भविष्य इससे भी बड़ा होने वाला है। कल्पना कीजिए 2030 का भारत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रही है, रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, फंडिंग पैटर्न स्वतः एनालाइज हो रहे हैं, रिस्क अलर्ट्स तुरंत जनरेट हो रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और फॉरेन इन्फ्लुएंस मॉनिटरिंग को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रही है। ऐसे में संभव है कि भविष्य का एफसीआरए केवल एक कानून न रह जाए, बल्कि एक पूर्ण डिजिटल कंप्लायंस इकोसिस्टम बन जाए, जहां हर रुपए का डिजिटल ट्रेल मौजूद हो और हर विदेशी योगदान का प्रभाव मापा जा सके। लेकिन तकनीक एक नई समस्या भी पैदा करती है। जितनी ज्यादा निगरानी उतनी ज्यादा सुरक्षा, लेकिन जितनी ज्यादा निगरानी उतनी ज्यादा स्वतंत्रता संबंधी चिंताएं। यही एफसीआरए का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर नियम बहुत कमजोर हो तो विदेशी प्रभाव का जोखिम बढ़ सकता है। अगर नियम बहुत कठोर है तो वैध सामाजिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं। और शायद इसी कारण एफसीआरए पर बहस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों पक्ष ऐसे मूल्य की रक्षा करना चाहते हैं जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर। जब हमने यह यात्रा शुरू की थी तो सवाल था एफसीआरए आखिर है क्या? लेकिन अब जवाब कहीं बड़ा है। एफसीआरए केवल विदेशी दान को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं, यह उस संतुलन को खोजने की कोशिश है जहां एक लोकतांत्रिक राष्ट्र विदेशी सहयोग का लाभ भी ले और अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करे। यही कारण है कि यह कानून केवल अकाउंट्स, ऑडिट, रजिस्ट्रेशंस की कहानी नहीं, यह कहानी है ट्रस्ट की, इन्फ्लुएंस की और नेशनल सॉवरेनिटी की। लेकिन भविष्य में कौन सा पक्ष सही साबित होगा, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। 2030 तक दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र विदेशी वित्तपोषण पर पहले से अधिक निगरानी रखेंगे, लेकिन सबसे सफल वही देश होंगे जो ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम के बीच सही संतुलन बना पाएंगे। अब सवाल आपसे है, क्या एफसीआरए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत ढाल है या इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, ताकि नागरिक समाज अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल सकती है।